हेलो एवरीवन। आज के क्लास साइकोलॉजी पेपर 2 एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 को आज कंप्लीट करेंगे, जो है आपका आत्म एवं व्यक्तित्व, जो कि आपके बीपीएससी टीचर 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप क्वेश्चन देखोगे खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने सवाल पूछे गए थे। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझते चलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी टीचर 3.0 स्टेट 2024 को टारगेट कर रहे हो, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दिया जा रहा है, जिसके अंदर 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आपको थ्योरी दिया जा रहा है। क्योंकि जब तक आपका बीपीएससी टीचर 3.0 का एग्ज़ाम का डेट जब तक नहीं आ जाता है, तो आपके पास प्रॉपर टाइम है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आपका जो पेपर है वो आपके 25 के बाद हो सकता है, मतलब मार्च लास्ट तक आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है, जो आप किसी भी प्रैक्टिस करके या एनसीईआरटी को कंप्लीट करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में 5 से 10 दिन बचा है, तो इसमें क्या ही पढ़ना। लेकिन लास्ट के पेपर, जब लास्ट आपका टाइम होता है पेपर देने का, उसमें जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उतना आपके लिए बेटर होता है। और इससे आप जज कर पाओगे कि आपकी तैयारी हो चुकी है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं सिर्फ 200 में। अगर आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो सिर्फ आपको 151 पेमेंट करना होगा, जो आपके पॉकेट मनी से और आपके डेली के पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम रेट में आपको दिया जा रहा है। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो, तो कॉम्बो में आपका पूरा सिलेबस आपका साइकोलॉजी का कवर हो जाता है। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टॉपिक क्या है? आत्म एवं व्यक्तित्व। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, मनोदैहिक सिलगुणों के ज्ञात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया था? वाटसन, अल्पोर्ट, लेविन, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अल्पोर्ट। अल्पोर्ट का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न मात्राओं में अनेक सिलगुण होते हैं, और इन सिलगुणों का एक संगठन है, एक निश्चित प्रकार का होता है। इसे याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी बार आपके साइकोलॉजी पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना और सारे ऑप्शन को अच्छे से रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन, युग का वर्गीकरण मानसिक सिलगुणों पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन है, सेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक एवं मानसिक सिलगुणों पर आधारित था, ये आपका गलत है, क्योंकि सेल्डन का जो वर्गीकरण था सिर्फ आपके शारीरिक पे था ना, उन्होंने मानसिक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की हुई है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि सेल्डन का वर्गीकरण सिर्फ शारीरिक पे था, मानसिक पे नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्रिस्मर का वर्गीकरण शारीरिक संरचना पे आधारित है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि युग ने सिलगुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है 5, 6, 3, या ऑप्शन डी है 4। जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं आपको बार बार बोलने वाला नहीं हूँ लाइक और शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में सवाल देखने को जरूर मिलेगा। इसका लेकर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस टॉपिक से आपके पेपर में 4 से 5 सवाल डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बस लाइक कर वीडियो को बस ध्यान से सुनो, ध्यान कहीं भटकाना मत। जो मैं कहूँगा और जो आंसर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और जो मैं बात कह रहा हूँ उसे आप नोट डाउन करते रहना, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, या फिर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपका इसमें तैयारी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। ठीक है, ये उन्हें 3
व्यक्तित्व को मुख्यतः भागों में विभाजन किया था। कौन कौन से वो तीन भाग थे? पहला था आपका अंतमुखी, सेकंड था बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अंतमुखी होता क्या है, क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतमुखी होता क्या है। तो ध्यान से सुनना। अंतमुखी व्यक्तित्व को लोग सोचने, मनन और चिंतन जैसे कार्य के गुणी होते हैं। उदाहरण के तौर पर राइटर जो स्क्रिप्ट लिखता है मूवी का, आपने देखा होगा कोई भी मूवी आप देखते हो, उसमें जो आपका राइटर होता है वो सिर्फ राइटिंग करता है, वो स्क्रिप्ट लिखता है, वो एक्टिंग नहीं करता। बहुत कम ऐसे एक्टर हैं, जैसे कि आपका क्या नाम, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, जो डॉन टू मूवी है, फरहान अख्तर नाम याद आ गया, फरहान अख्तर। फरहान अख्तर ऐसा इंसान ले सकते हो जो आपका राइटर भी है और एक्टर भी है, वो एक्टिंग भी कर सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कम इंसान होंगे जो मूवी को बस स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो एक्टिंग नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अंतमुखी इंसान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अंतमुखी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रोवर्ट। आप सर्च कर सकते हो इंट्रोवर्ट। आपने सुना भी होगा, आप किसी को बोलते भी हो कि आप बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हो, मतलब अंतमुखी इंसान हो, जो सिर्फ अपने बारे में या फिर कुछ चीज़ों में सीमित करके रहता है। बाकी ओपन माइंड नहीं कह सकते, उसको क्लोज माइंड कहते हैं, उसको कहा जाता है इंट्रोवर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। सेकंड होता है आपका बहिर्मुखी, जिसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। ये सब नोट डाउन कर लेना। इंट्रोवर्ट पहला आपका इंट्रोवर्ट हो गया, दूसरा आपका एक्सट्रोवर्ट हो गया। ठीक है, बहिर्मुखी जिसे हिंदी में कहते हैं। बहिर्मुखी वो व्यक्ति होते हैं जो अन्य लोगों और बाहरी दुनिया में रुचि रखता है। जैसे कि आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हमेशा खुश रहता है, जो मिलता है उससे दोस्ती कर लेते हैं, गपशप कर लेते हैं और भूल जाते हैं। जिसको साथ मिला उससे दोस्ती हुई और काम निकलते हुए वो आपको भूल गया, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो हमेशा खुश मिजाज इंसान रहता है। थर्ड होता है आपका उभयमुखी। अभयमुखी आपके फर्स्ट और सेकंड का मिक्सचर होता है, मतलब अंतमुखी और बहिर्मुखी का मिक्सचर होता है आपका उभयमुखी। तो ये आपके तीन व्यक्तित्व थे, जो कि आपके युग साहब ने आपके बताए थे व्यक्तित्व को तीन भाग। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, मनोवैज्ञानिक ने 100 के कितने पक्षों की चर्चा की है? 4, 6, 7 या ऑप्शन डी है आपका 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। टोटल 7 बारे में बात किया हुआ है। क्वेश्चन 5 है, 100 सेल्फ के संदर्भ में। इस सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि सेल्फ के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 जन्मजात होता है। हर किसी के अंदर सेल्फ को लेकर, खुद को लेकर अधिकार होता है। वो खुद के अंदर जन्म से ही उसको अंदर गुण होते हैं खुद के बारे में सोचने का, खुद के बारे में सही गलत सब कुछ सोचने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे कि आप भाषा जन्मजात मानते हैं आपके चॉम की, और कुछ लोग सोचते हैं कि जन्म लेने के बाद इंसान जैसा व्यवहार देखता है, जैसा समाज देखता है, वैसा सीखता है। लेकिन उसके अंदर वो सब कुछ टैलेंट होता है कि हर चीज़ वो कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 100 जन्मजात होता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि क्रिस्मर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 4, 3, 2 या ऑप्शन डी है आपका 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 4। 4 भागों में आपके शारीरिक बनावट के हिसाब से आपके क्रिस्मर साहब ने इसको 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से वो 4 भाग थे? तो पहला था आपका स्थूलकाय प्रकार, दूसरा था आपका दुर्बल प्रकार, तीसरा था सुडौल प्रकार और चौथा था ध्रुव विकसित प्रकार। ध्यान से सुनो और याद कर लो। पहला स्थूलकाय प्रकार। स्थूलकाय प्रकार होता क्या है? तो ऐसे लोग जो हाइट में छोटे होते हैं और भारी शरीर प्रकार के होते हैं। और वो ऐसे इंसान आपने देखा होगा, और आप लोगों में आपकी फ्रेंड या अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनका हाइट काफ़ी कम होता है और काफ़ी भारी शरीर वाले होते हैं। लेकिन वैसे इंसान काफ़ी खुश मिजाज होता है और उन्हें सबसे ज़्यादा खाना और सोना पसंद होता है। और क्रिस्मट साहब ने उनको चक्राव कहा है। ठीक है, ऐसे इंसान को क्रिस्मट ने चक्राव नाम दिया है। ठीक है, इस नाम को याद रखना, चक्राव। ठीक है। सेकंड होता है आपका ध्रुवल प्रकार।
पहला आपको बता दिया स्थूलकाय, इसे नोट डाउन कर लो। सेकंड होता है ध्रुवल प्रकार। ध्रुवल प्रकार जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है लंबे और पतले होते हैं। जैसे कि आपने छोटा और मोटा देख लिया, वैसे ही आपको ध्रुवल प्रकार में आपके ऐसे कई फ्रेंड्स होंगे जो काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी पतले होते हैं, जिनका वजन भी काफ़ी कम होता है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, मतलब कोई भी बात बोलो वो जल्दी चिड़चिड़े होने लगते हैं और उन्हें जिम्मेदारी से लेने से बचते हैं। वैसे इंसान को आप जिम्मेदारी दोगे, वो जिम्मेदारी लेना चाहता ही नहीं है। तो उसको वैसे इंसान को हम ध्रुवल प्रकार कहते हैं। तीसरा आपका होता है सुडोल प्रकार, ठीक है? सुडोल। तीसरा आपका हुआ सुडोल प्रकार। सुडोल प्रकार ना तो ये लंबे होते हैं और ना ही आपके छोटे होते हैं। मतलब ये बीच के होते हैं। स्थूलकाय और ध्रुवीय प्रकार के दोनों का मिक्सचर होते हैं, ठीक है? ये स्थिर होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं, जो टाइम और वातावरण देखकर अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को फिट कर लेते हैं। जैसे कि मैं खुद अपने आप को सुडोल प्रकार के अंदर शामिल कर सकता हूँ कि मैं अपने सिचुएशन के हिसाब से और अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता हूँ। अगर कोई ऐसा जगह मैं चला गया जहाँ पर मेरा मन ना लगे, तो भी मैं उस जगह पे अपने आप को फिट कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को सुडौल प्रकार में रख सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब आप अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो आप ऐसे जगह चले जाते हो जहाँ पर सोने की व्यवस्था ना हो, तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ पे आ गया और पतले लोग उसको चिड़चिड़ापन हो या फिर वहाँ से अपने आप को कोसने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो खुद को उस सिचुएशन में फिट कर लेते हैं। तो उसको कहा जाता है सुडौल प्रकार। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप किस प्रकार के लोग हो? मतलब आप स्थूलकाय प्रकार के हो या सेकंड ध्रुवल प्रकार के हो या तीसरा सुडौल प्रकार के हो। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हो सब कोई अपने आप के बारे में अच्छे से जानता है, तो आपको बताना है कि आप किस टाइप में आते हो। चौथा आपका होता है ध्रुव विकसित प्रकार। चौथा क्या है? ध्रुव विकसित। ध्रुव विकसित प्रकार में आपके तीनों का मिक्सचर है, जो कि आपके स्थूलकाय, ध्रुवल प्रकार और सुडौल प्रकार, तीनों को मिक्सचर जब एक साथ हो जाता है उसको कहा जाता है ध्रुव विकसित प्रकार। ये 4 आपके शारीरिक बनावट के हिसाब से आपके क्रिस्मर ने 4 भागों में बाँटा था। उम्मीद करता हूँ आपको हर बात एक अच्छे से मैंने आपको प्रयास किया समझाने का और आपको बात मेरी समझ आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट को समझ में नहीं आया होगा, आप नोट डाउन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको अच्छे से और डिफ़ाइन करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर किसी को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मनोज्ञात्मक उपागम जिसे आप साइकोडायनामिक अप्रोच कहते हो, वो किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है आपका युंग, सेकंड ऑप्शन है रोजर्स, थर्ड ऑप्शन है शेल्डन और चौथा ऑप्शन है आपके फ्राइड। याद रखना, जो आपके साइकोटॉमिक अप्रोच है वो आपके फ्राइड साहब ने दिया था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कब दिया था? तो याद रखना 1874 में दिया था। ये सवाल आपके यूपी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1874। डेट याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में यूपी में जब एग्जाम होता है तो उससे डेट पूछा गया था, तो उसमें डेट था आपका 1874। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं माने जाते? पहला ऑप्शन है शारीरिक संरचना, बुद्धि, अंतःस्वय ग्रंथियां या ऑप्शन डी आपका परिवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, परिवार। अगला क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सील गुण जिसे इंग्लिश में ट्रेट्स कहते हैं, कहलाने के लिए क्या आवश्यक है? व्यवहार में संगतता, व्यवहार में स्थिरता या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व को शील गुण गुच्छे कितने हैं? मतलब आपको बताना है कि कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने बताए गए हैं? 25, 26, 16 या ऑप्शन डी आपका 36। तो याद रखना, बी कैटल ने व्यक्तित्व को 16 लक्षण बताए हैं, ठीक है? जिसको आप 16 पीएफ, कहीं बहुत जगह आपने देखा होगा इसको 16 पीएफ लिखते हैं। याद रखना, 16 को 16 पीएफ बहुत जगह ऐसे लिखा होगा, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? जिसने कैटल ने 16 पीएफ के सिलगुण अच्छे बताए थे। अगर मैं 16 के नाम पूरा डिटेल में बताने जाऊँ, अच्छे समझाने जाऊँ, तो इस पे मैं 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि कैटल का व्यक्तित्व काफ़ी इंपॉर्टेंट था और कई बार आपके पेपर में पूछा भी जाता है और
ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक टॉपिक पर 1-1 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन अभी ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। नहीं तो मैं चाहूँ तो हर एक टॉपिक को कैटल हुआ या आपका क्रेस्मर हुए या आपका फ्राइड साहब हुए, हर एक किसी के नाम पर जिन्होंने जो भी थ्योरी दिया हुआ है, हर एक थ्योरी पे 1-1 घंटे के वीडियो, 2-2 घंटे के वीडियो बनाए जा सकते हैं क्योंकि हर एक टॉपिक खुद में एक टॉपिक है, ठीक है? तो बस आप इतना समझो कि उन्होंने 16 पीएफ दिया था, जिसको हम 16 पीएफ भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा, इसे ज़रूर नोट डाउन कर लेना, इस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व को कितने प्रकार हैं? हर वैज्ञानिक ने अपने मन से अलग-अलग व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में बुद्धि के प्रकार देखे थे कि हर किसी वैज्ञानिक ने अपने हिसाब से बुद्धि के प्रकार बताए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो ऐसा गलती मत करना, आप जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे सेम आपके व्यक्तित्व के हर वैज्ञानिक ने अपने हिसाब से व्यक्तित्व को अलग-अलग भाग में बाँटा हुआ है। तो आपको बताना है कि शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व को कितने प्रकार हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका 3, 8, 4 या ऑप्शन डी या आपका 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 भागों में सेल्डन ने वर्गीकृत किया था आपके शारीरिक बनावट को। पहला कौन-सा था? तो पहला आपका होगा एंडोमॉर्फी। इसे नोट डाउन कर लेना, एंडोमॉर्फी, ठीक है? सेकंड हो जाएगा आपका मेसोमॉर्फी और तीसरा आपका हो जाएगा एक्टोमॉर्फी। पहला वर्ड सुन लो एंडो और लास्ट में सब में माफी जोड़ लेना, ठीक है? एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, 3 आपके नाम हो गए। शेल्डन ने शारीरिक के स्वभाव से इसको जोड़ने का प्रयास किया था। एंडोमॉर्फी क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर गोल आकार के साथ छोटे और मोटे होते हैं, उन्हें खाना-पीना, मौज-मस्ती करना पसंद होता है, उसको कहा जाता है एंडोमॉर्फी। और मेसोमॉर्फी क्या होता है? तो मेसोमॉर्फी उनकी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और काफ़ी कठोर दिल के होते हैं। जो आजकल लड़कियाँ आप देख सकते हो जो काफ़ी कठोर दिल की होती हैं, वो मेसोमॉर्फी होती हैं, ठीक है? तो 2 आपके पॉइंट समझ आ गया हो। तीसरा होता है आपका एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी जोखिम होते हैं। मतलब ऐसे इंसान आपने देखा होगा जो लंबे और पतले हो और काफ़ी ज़्यादा जोखिम लेने का प्रयास करते हैं। उसको कहा जाता है और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो लोगों से काफ़ी दूर-दूर रहते हैं। मतलब अकेले रहना उनको पसंद होता है और हल्ला-शोर से दूर रहने से मतलब हल्ला-शोर से बचते हैं और भीड़-भाड़ से वो जाना पसंद नहीं करते हैं। उसको कहा जाता है एक्टोमॉर्फी। उम्मीद करता हूँ आपको 3 पॉइंट समझ आ चुका होगा एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। किसने दिया था? तो शेल्डन ने दिया था। इसका ज़रूर याद रखना। शेल्डन का पूरा नाम क्या था? तो विलियम शेल्डन। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में प्रसाद कॉमन है टाइटल लगाना, हर किसी के नाम के आगे प्रसाद या सिंह लगता है। वैसे ही जितने भी आपके साइंटिफिक हैं, जो भी आपके ब्रिटिश हैं, सबके नाम के आगे आपको मैक्सिमम विलियम देखने को मिलेगा, खासकर साइकोलॉजी में। बहुत सारे ऐसे आपने नाम देखा होगा, जो हर किसी के नाम से पहले विलियम वर्ड जुड़ा होगा। तो बस ऐसे समझ लेना उनका टाइटल है। तो विलियम शेल्डन, ठीक है? इसका नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्मर ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लोट कहा है? मतलब आपको बताना है कि क्रिस्मर ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लोट के नाम से जाना जाता है। जस्ट मैंने आपको क्रिस्मर के द्वारा जो बताए 4 नाम थे मैंने बताया था, आपको बताना है इनमें कौन-सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने आपको बताया था कि उसको चक्राव कहते हैं। और चक्राव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो साइक्लॉइड। मैंने आपको हिंदी में बताया था, मैंने आपको इंग्लिश में नहीं बताया था। लेकिन इंग्लिश में आपसे पूछ लिया गया कि साइक्लॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं या किस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं? तो स्थूलकाय जो छोटे होते हैं और मोटे होते हैं और काफ़ी खुश-मिजाज होते हैं और खाना-पीना उनको पसंद है, उसको कहा जाता है साइक्लॉइड, जिसे हिंदी में चक्राव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैटल के अनुसार एक समान व्यक्तित्व में कितने मूल गुण पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 16, 2, 20 या ऑप्शन डी है आपका 12 और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके अनुसार जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक होता है? पहला ऑप्शन है युग,
सेकंड ऑप्शन है एडलर, थर्ड ऑप्शन है कार्डनर। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एडलर। एडलर ने 7 फरवरी, ठीक है, नहीं 7 फरवरी, और इनका जन्म कब हुआ था? 7 फरवरी 1870 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ के वैज्ञानिक थे एडलर? तो याद रखना एडलर आपके ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक थे आपके एडलर, जिनका जन्म 7 फरवरी 1870 को हुआ था, जिन्होंने जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था टीएटी के बारे में। तो अगर अगर आपको याद हो कि टीएटी क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म सारे लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो कि टीएटी का फुल फॉर्म होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको टीएटी का फुल फॉर्म बताया था, तो आपको पता होना चाहिए कि टीएटी का फुल फॉर्म होता क्या है, क्योंकि ये सवाल आपके बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है टीएटी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन क्या है? टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? प्रश्नावली, आत्म विवरण आविष्कारिका, काजल पेंसिल जांच, या ऑप्शन डी है प्रक्षेपी। तो सब लोग पहले टीएटी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करो कि टीएटी का फुल फॉर्म होता क्या है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पिछली वीडियो आप देखना, उसमें मैंने आपको टीएटी के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका नाम फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, जो 1930 के दशक में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी ए मरे और क्रिस्टियन ने इसे दिया था। टीएटी परीक्षण जिसका मापन करता है किसी व्यक्ति के भावनाओं और प्रेरणाओं और व्यक्तित्व के बारे में अधिक जानने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लो, या फिर अगर आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि फिर आप लोग कर क्या रहे हो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो कि 1930 में आपको दिया गया था, इसे याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, प्रक्षेपी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। निम्नलिखित में कौन आनंद सीखने से निर्देशित होता है? ईगो, ईद, या ऑप्शन डी है सुपर ईगो। चेतन, अचेतन, अग्र चेतन। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ईद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्तित्व सूल गुण है? चिंतन, इमोशन, क्रिएटिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रिएटिविटी एक आपके व्यक्तित्व का सीलगुण माना जाता है। जैसे कि हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है कुछ क्रिएट करने का। कोई अच्छा सिलाई कर लेता है, कुछ अच्छा रट्टा मार लेता है, कोई बहुत जल्द किसी भी चीज़ को देखकर अच्छे से याद कर लेता है, कोई अच्छे से मेकअप कर सकता है, कोई अच्छा बाइक चला सकता है, कोई कार चला सकता है। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है जो कि आप उसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अभी कल के वीडियो में आपके मोदी जी ने जितने भी आपके यूट्यूबर थे, क्रिएटिव यूट्यूबर, जो हर एक अलग-अलग फ़ील्ड में जो काफ़ी अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? उसको अवार्ड दिया गया आपके प्रधानमंत्री द्वारा, जिसका मैंने पूरा एक पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दिया कि कौन-सा अवार्ड किसको मिला हुआ है। तो उस अवार्ड को ज़रूर देख लेना और आप उससे मोटिवेट हो सकते हो कि हर एक फ़ील्ड में अपना फ्यूचर बनाया जा सकता है। सिर्फ़ ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है, जिसमें फ्यूचर ना बनाया जा सकता है। चाहे गेम हो, चाहे आप कोई भी मतलब कोई भी गेम हो, चाहे पढ़ाई हो, हर फ़ील्ड में अपना फ्यूचर आप बना सकते हो। और उसको अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे उसे मोटिवेट भी किया जा रहा है। खुद आपके प्रधानमंत्री आपको अवार्ड भी दे रहे हैं, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो किसी भी चीज़ में। तो हर एक चीज़ आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद से मोटिवेट होकर कोई भी चीज़ आप कोई भी काम कर रहे हो, हर कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है। तो बस जो भी कर रहे हो आप उसे सही मेहनत से और सही लगन से करोगे, तो आप अपनी लाइफ़ में हर चीज़ अचीव कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रिएटिविटी। याद रखना, आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपकी क्रिएटिविटी का होता है, जो हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन मन के आक्रामकता को पहलू नहीं है? पहला ऑप्शन है चेतन, परम, अचेतन, या ऑप्शन डी अचेतन। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि चेतन, अचेतन और आपका अग्रचेतन या अवचेतन जिसको बोलते हैं। लेकिन जो आपका परम होता है वो आपके आक्रामक कारक नहीं माना जाता। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और ध्यान से इसे नोट डाउन भी कर लेना। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। किससे प्रतियोगिता करती हैं आपको ये बताना है। भाई से, माँ से, बहन से या ऑप्शन डी आपका पिता से। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहन से। ठीक है, जितने भी मतलब फ्लैट के जो लड़कियां होती हैं वो अपनी बहन से ज़्यादा कंपैरिजन करती हैं। अगर आप घर में हो, दो बहन हो, अगर कोई आप काम कर रहे हो, अगर आपकी एक बहन काम नहीं करे तो बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है या उससे झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बैठी हुई मैं काम नहीं कर रही हूँ। या फिर कोई लड़का हो, अगर दो भाई, मतलब भाई में तो ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन लड़कियां ज़्यादा फाइट करती हैं घर के कामों को लेकर। तो वो जो कंपैरिजन करती हैं, उन्होंने फ्रायड ने अपनी प्रतियोगिता के हिसाब से इसको कंपैरिजन करके बताया था कि एक इंसान दूसरे इंसान से इसे कंपैरिजन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आपको बताना है कि किसने आत्मसिद्धता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। मैंने कई बार आपको बता भी चुका हूँ और इसके बारे में तो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था। 5 मैंने जो उसके स्टेप होते हैं मैंने इतना आपको हिंट दे दिया और सिर्फ आपके पास 2 ही ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि 2 ही ऑप्शन में इसका राइट आंसर है। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, ये होगा, फ्रायड होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नहीं, इसमें फ्रायड नहीं होगा, इसका ऑप्शन एक और है आपका, मैस्लो। ठीक है, यहाँ पे मैस्लो नाम छूट गया है। ठीक है, मैस्लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, मैस्लो। ठीक है, मैस्लो। ठीक है, मैस्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 5 स्टेप बताए थे, मैंने आपको पाँचों स्टेप अच्छे से क्लियर किया था। मैस्लो आपके आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, नीड ऑफ थ्योरी, जिसमें दिखाया भी गया था कि जो भी होता है आपके पहले शारीरिक शारीरिक नीड्स को पूरा करते हैं, उसके बाद आपके सिक्योरिटी को पूरा करते हैं। ऐसे करके 5 स्टेप आपको बताया गए थे, तो वीडियो ज़रूर देख लेना। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया भी है, तो इसके ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जाएँगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए और वीडियो आपके हाफ एन आवर का हो भी चुका है, क्योंकि मुझे शादी में भी जाना है, तो टाइम मेरे पास काफ़ी कम है, नहीं तो और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते। टोटल इसमें क्वेश्चन आपके कितने हैं? ओह माय गॉड! टोटल क्वेश्चन आपका 85 है, तो पॉसिबल नहीं है 85 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाना। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हर एक मैंने क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम के जो आपका एनसीईआरटी है, उसमें से जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, आप खुद देख सकते हो कि एक चैप्टर से अगर 85 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन अगर आप लोग के लिए लाया जा रहा है, तो सोच सकते हो कि कितना डिटेल में एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से कंप्लीट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आपको 151 में दिया जा रहा है, तो सोचो कि इसके पीछे कितना मेहनत लगा और कितने लोगों से इसकी मेहनत करवा कर इसको बनाया गया है। तो अगर आपको 151 में दिया जा रहा है, तो काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। अगर जैसे कि पेपर आपका बीपीएससी खत्म होगा, इसका रेट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टेट के लिए आपको डिटेल में पढ़ा पाना, क्योंकि मैंने सोचा कि एग्ज़ाम काफ़ी फ़ास्ट है, हर कोई इसे ले नहीं सकता, इसलिए मैंने इसका काफ़ी कम रेट रखा था। लेकिन जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसको अच्छे से लेकर इसको अभी से उनके पास टाइम है। इसमें आपका जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है, बीपीएससी आप पूरा बीपीएससी के लिए तो आपका एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ही। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को लेकर अच्छे से कंप्लीट करो। आप बीपीएससी में जो आपका अगस्त में पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि ऐसा मौके आपके बार-बार, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आपके पास मौके, इलेक्शन के बाद उम्मीद नहीं है कि इतनी सारी वैकेंसी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी वैकेंसी आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा सीट फुल भी हो चुका है। तो बस जो भी मौके आ रहे हैं, उस मौके को भुनाओ, उसमें अच्छी जॉब लेकर एक अच्छी सीट कन्फर्म करो और अपने बिहार में टीचर बन सकते हो। तो ऐसे मौकों बस सोचो मत, सोचते रह जाओगे, सोचोगे तो बस टाइम कट जाएगा, कभी पता नहीं चलेगा। तो बस सीरियस होकर कुछ रुपए अपने पे जब खर्चा नहीं करोगे, अगर मैं चाहूँ इसको फ्री में देता, तो फ्री में इसका कोई कदर नहीं करता है। इसलिए हर एक चीज़ का कीमत होता है, कीमत से ही आपको उस चीज़ की कदर होती है और आप उसे अच्छे से रीड करते हो। तो बस कुछ पैसे अपने आप पे खर्चे करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो और अपनी तैयारी को कंप्लीट करके एक सीट बिहार में कंफर्म कर सकते हो। तो बस अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए कहा नहीं था, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग को अगर लाइक और शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की, और ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बनाने की और पूरा डिटेल में बताने की, आपके लिए बेनिफिट हो। आपके एग्ज़ाम में सवाल जितने भी पॉसिबल आ सकते हैं, मैं आपको ट्राई करता हूँ बताने की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और
चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, कोई भी करंट न्यूज़ आता है, फिर भी कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी थ्योरी अपलोड करने होते हैं, आप मेरे टेलीग्राम पे उसे मिल सकता है। तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना।